हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र, इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि, इसका उपयोग और इसके दोष। वान डी ग्राफ जनित्र, ये जनित्र मतलब इसी को हम कहते हैं विद्युत उत्पादक भी। विद्युत उत्पादक मतलब विद्युत का उत्पादन करने वाला, या फिर इसी को हम कहते हैं जेनरेटर। तो जनित्र, विद्युत उत्पादक या जेनरेटर तीनों एक ही चीज है। तो वान डी ग्राफ ने एक ऐसा विद्युत उत्पादक या जनित्र बनाया जिसकी सहायता से, उस मशीन की सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे ज्यादा का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो मशीन बनाया वान डी ग्राफ जी ने, जो मशीन बनाया यानी कि जो जनरेटर या जनित्र बनाया, उसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो उनके नाम के आधार पे उस मशीन का नाम रखा गया वान डी ग्राफ जनित्र। तो ये जो मशीन है वान डी ग्राफ जनित्र, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये हम पढ़ेंगे, उसकी संरचना पढ़ेंगे, कार्यविधि पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका उपयोग और उसके दोष भी हम देखेंगे। तो वान डी ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं कहेंगे तो ऐसा जनित्र जिसकी सहायता से 10 लाख या उससे अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। किसने बनाया? वान डी ग्राफ ने बनाया, इसलिए उस मशीन का नाम दिया गया वान डी ग्राफ जनित्र। अब हम देखते हैं कि ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है, जनरेटर है, ये जो है नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्यान दो, इसका सिद्धांत क्या है? नुकीले भागों की क्रिया, नुकीले भागों की क्रिया, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब ये जो नुकीले भागों की क्रिया, ये क्या सिद्धांत है? तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे मान लीजिए यह गोलीय चालक है और इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे, तो यह प्लस क्यू आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो एक समान होगा, इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का घनत्व एक समान होगा। ये हम पहले भी पढ़े हैं। लेकिन अगर किसी चालक का कोई भाग नुकीला है तब कैसे होगा? मान लो हमारे पास एक चालक है, ये कोई चालक है जिसका ये भाग नुकीला है, या फिर इस प्रकार ये कोई चालक है जिसका ये वाला भाग जो है नुकीला है। तो ये जो नुकीले भाग वाला चालक है, इसको जब हम आवेश देंगे तब क्या होता है? देखो, इसको अगर हम आवेश देते हैं तो इसके नुकीले भागों पर आवेश घनत्व अधिक होता है। आवेश वितरित तो होता है पूरे पृष्ठ पर, लेकिन जब हम आवेश घनत्व की बात करते हैं, घनत्व की, तो नुकीले भागों पर आवेश घनत्व अधिक होगा। मतलब यहां पर आवेश का घनत्व अधिक होगा। इसको भी अगर हम आवेश देंगे तो इस पृष्ठ में तो एक समान होगा, लेकिन जैसे हम ये नुकीले पृष्ठ के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आवेश घनत्व अधिक होगा। यहां पर आवेश घनत्व अधिक होगा, मतलब जहां जहां नुकीला होगा वहां पर आवेश घनत्व अधिक होगा। ये दोनों समझ में आना चाहिए। अगर हम गोलीय चालक को आवेश दे रहे हैं तो पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया और प्रत्येक बिंदु पर आवेश घनत्व एक समान है। लेकिन अगर कोई चालक नुकीला है तो नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व अधिक होता है। क्यों होता है नुकीले भाग पर आवेश घनत्व अधिक? इसका भी कारण है। 11th में पढ़े हो, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अगर हम इस चालक की बात करेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन एक बराबर होगा। लेकिन इस चालक की बात करें
तो जहां पर चालक मुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जहां पर नुकीला रहता है, वहां पर सरफेस टेंशन अधिक होता है। पढ़े हो तो सरफेस टेंशन अधिक होगा, इसीलिए यहां पर आवेश घनत्व भी अधिक होता है। जैसे ये लोहे का छड़ है, ये भी लोहे का छड़ है, एक सीधा है और एक मुड़ा हुआ है। आप घर में देखे भी होंगे, एक लोहे का सीधा छड़ है और एक लोहे का मुड़ा हुआ छड़ है। किसमें जंग पहले लगेगा? तो ये जो मुड़ा हुआ लोहा है, इसमें जंग पहले लगेगा। और कहां पर लगेगा? ये जो मुड़ा हुआ भाग है, यहां पर जंग पहले लगता है। उसका भी कारण वही है, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, नुकीला भाग है, यहां पर का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो अगर कोई चालक नुकीला है तो उसके नुकीले भाग पर आवेश घनत्व अधिक होता है। ये समझ में आ गया? अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये कोई चालक है जिसका एक भाग नुकीला है और इस नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व अधिक है। ये जो है वायु के कण है, वायु के कण, हवा के कण, ये वायु के कण है। तो चूंकि नुकीले भाग पर आवेश घनत्व अधिक है, तो इसके आसपास जो वायु के कण हैं वो जो है आवेशित हो जाते हैं। मतलब इसका आवेश वायु के कण में चला गया, तो ये जो वायु का कण है, इसमें कौन सा आवेश आ गया? यहां पर आ गया प्लस आवेश। अब ये वायु के कण में प्लस आवेश आ गया, तो ये नुकीले भाग से प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होगा मतलब इधर जाएगा। इस प्रकार समझना है, ये नुकीला भाग है, यहां पर आवेश का घनत्व अधिक है, तो ये वायु का कण है, ये क्या हुआ? ये जो है आवेशित हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। यहां पर ये आवेशित हो गया। आवेश कहां से आया? इस नुकीले भाग में से आवेश इसमें आ गया। अब प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, मतलब ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या हुआ? अब ये जो जगह है ये खाली हो गया, ये खाली जगह हो गया, खाली रिक्त स्थान हो गया। मतलब वहां वायु भी नहीं है, और ऐसा कोई जगह हो ही नहीं सकता जहां पर वायु भी ना हो। अब क्या होगा? ये आसपास के जो वायु के कण हैं उस जगह में जाएंगे। मतलब ये वाला वायु कण इस खाली जगह में आ गया, इस खाली जगह में ये जो दूर का वायु कण था ये आ गया यहां पर। अब फिर से ये आवेशित होगा, फिर से प्रतिकर्षित होगा, और उस खाली जगह को भरने के लिए फिर से वायु का कण आएगा। मतलब यहां पर क्या बन रहा है? ये वायु का पवन बन रहा है। इतना आ गया समझ में ना? नुकीले भागों पर आवेश घनत्व अधिक होता है, तो वहां पर जो वायु का कण रहता है वो धन आवेशित हो जाता है। धन आवेशित होता है तो प्रतिकर्षित होकर के दूर जाने लगता है। जब वह प्रतिकर्षित होकर के दूर जाता है तो वो जगह खाली हो जाता है। उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरे वायु कण आता है, वो भी पुनः आवेशित हो जाता है, और यही क्रिया चलते रहती है। तो ये वायु के कणों के द्वारा क्या हो रहा है? वायु के कणों के द्वारा इसके आवेश का विसर्जन हो रहा है। ध्यान दो, नुकीले भाग में जो आवेश है तो उस आवेश का विसर्जन हो रहा है। नुकीले भाग का आवेश वायु के कणों में जा रहा है, यानी कि नुकीले भाग में जो आवेश है उसका विसर्जन हो रहा है। किसके द्वारा? वायु के कणों के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं संवहन विसर्जन। इसको हम कहते हैं संवहन विसर्जन। संवहन विसर्जन किसे कहते हैं? वायु के कणों के द्वारा नुकीले भाग में उपस्थित आवेश का विसर्जन होना, आवेश में कमी होना, यह कहलाता है संवहन विसर्जन। और ये जो एक धारा चलने लगी है, किसकी धारा? वायु के कणों की धारा चलने लगी है, धारा बहने लगी है। वायु के कणों की धारा बहने लगी है। कहां पर? नुकीले भाग के पास। तो ये जो वायु की धारा बहने लगी है इसको हम कहते हैं वैद्युत पवन, इलेक्ट्रिक वाइंड, वैद्युत पवन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है वैद्युत पवन किसे कहते हैं। कितना आ गया समझ में? चलिए एक बार और सुनिए। अगर कोई चालक गोलीय है तो उसको हम आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
मतलब गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ घनत्व एक समान होता है। लेकिन अगर किसी चालक का कोई भाग नुकीला है तो उस नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व अधिक होता है। आवेश का घनत्व अधिक होता है, इसलिए नुकीले भाग के पास जो वायु का कण है वो धन आवेशित हो जाता है और धन आवेशित होकर के प्रतिकर्षित होने लगता है। जब वायु का कण धन आवेशित होकर प्रतिकर्षित होता है तो वो जगह जो है रिक्त हो जाता है। उस रिक्त जगह को भरने के लिए दूसरे वायु का कण आता है और वह पुनः आवेशित होकर दूर जाने लगता है। इस प्रकार वायु के कणों के द्वारा आवेश का जो विसर्जन हो रहा है उसे हम कहते हैं संवहन विसर्जन। वायु के कणों के द्वारा नुकीले भाग के आवेश का जो विसर्जन है वो कहलाता है संवहन विसर्जन। और इसके फलस्वरूप जो आवेशित वायु की धारा बहने लगी, आवेशित वायु की धारा, उसको हम कहते हैं वैद्युत पवन। तो ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे? कि अगर किसी चालक का कोई भाग नुकीला है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वायु के कणों के द्वारा इस नुकीले भाग का जो आवेश है उसमें क्षरण होने लगता है, विसर्जन होने लगता है। इस नुकीले भाग से आवेश कहाँ जा रहा है इसको ध्यान रखना, वायु के कणों में। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है वान डी ग्राफ जनित्र। वैद्युत पवन किसे कहते हैं ये भी आप याद रखना, पूछता है एग्जाम में। तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है वान डी ग्राफ जनित्र कहेंगे तो यह जनित्र नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक के नुकीले भागों में, किसी चालक के नुकीले भागों में आवेश घनत्व अधिक होता है। नुकीले भागों में आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवन चलने लगता है, जिससे वैद्युत पवन चलने लगता है। इतना लिखना भी पर्याप्त है। चाहो तो यहां पर जो जो हम पढ़े हैं वो सबको लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है? नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पे काम करता है। और ये सिद्धांत कहता क्या है कि किसी चालक के नुकीले भागों में आवेश का घनत्व अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवन चलने लगता है। चलिए अब हम देखते हैं वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना। इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। ये हो गया लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला। मान लो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एस से। ये है लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला, लगभग 5 मीटर व्यास का। तो इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। और ये जो खोखला है ये टिका होता है विद्युत रोधी स्तंभों पर, लगभग 15 मीटर ऊंचे। यहां पर एक खंभा है, लगभग 15 मीटर ऊंचे खंभे हैं, स्तंभ। ये हो गया लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ, विद्युत रोधी स्तंभ। इसको हम मान लो पी से दर्शाते हैं। इसको समझते जाओगे तो यहाँ पर संरचना लिखना बहुत ही आसान है। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है जो लगभग 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका होता है।
इसमें दो घिरनियां होती हैं। ये एक घिरनी है और ये है दूसरा घिरनी। मान लो इसको हम नाम दे देते हैं P1 और P2। इसमें दो घिरनियां होती हैं, P1 और P2, और इस घिरनियों में से एक बेल्ट गुजरता है। विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बना हुआ बेल्ट, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, इस घिरनियों में से घूमेगा। ये जो नीचे का घिरनी P2 है, इसको एक मशीन की सहायता से घुमाया जाता है, और उस मशीन को हम इस चित्र में प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। P1 P2 दो घिरनी है और दोनों घिरनी में लगा हुआ है बेल्ट। बेल्ट किसका है? विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे रबर का हो सकता है, रेशम का हो सकता है। और ये जो नीचे घिरनी है, इसको हम घुमाते हैं जिस मशीन की सहायता से, उस मशीन को इस चित्र में हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। जब घिरनी P2 को मशीन की सहायता से घुमाया जाता है तो ये जो है ऊर्ध्वाधर तल में ये बेल्ट घूमने लगता है, मतलब ये बेल्ट इस दिशा में घूमने लगता है, तीर की दिशा में। मशीन की सहायता से इस घिरनी P2 को हम घुमाएंगे तो बेल्ट इस दिशा में ऐसा घूमने लगेगा, ऊर्ध्वाधर तल में। अब यहां पर धातु की दो कंघियां होती हैं, देखो ध्यान दो, ये एक कंघी है, कंघी ना, ये एक कंघी है, मान लो ये C1 है, और एक कंघी यहां पर ले लिए, यहां एक कंघी हम ले लिए, C2। ये C1 और C2 क्या है? तो ये धातु की दो कंघियां हैं। ये C1 को हम कहते हैं फुहार कंघी, फुहार कंघी, और ये C2 को हम कहते हैं संग्राहक कंघी, संग्रह करने वाला। ये जो C1 है, इसको हम एक उच्च तनाव वाले बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इसको हम किससे जोड़ दिए? एक उच्च तनाव वाले बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिए। क्यों जोड़ते हैं? ताकि यहां पर हम 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकें। इस फुहार कंघी को हम एक उच्च तनाव वाले बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं ताकि उस कंघी पर 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सके। और ये जो संग्राहक कंघी है, इसका संबंध हम कर देते हैं धातु के गोले से। ये जो गोला है S, इसमें एक विसर्जन नलिका भी लगी होती है। यहां होता है एक विसर्जन नलिका, और इसका एक सिरा जो है पृथ्वीकृत होता है। ये लगा हुआ है विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका। इसको हम मान लो प्रदर्शित कर दिए D से। इसमें D एक विसर्जन नलिका है और जिसका एक सिरा कहां पर है? पृथ्वीकृत है। यहां से इस धातु के गोले से आवेश का क्षरण ना हो, मतलब आवेश बाहर ना जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको हम लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। इसको पूरे भाग को हम किसमें बंद कर दिए? लोहे के टैंक में, लोहे का टैंक। और इसके अंदर 15 वायुमंडलीय दाब होता है, 15 वायुमंडलीय दाब। तो ये हो गया संरचना, वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना। तो अगर ये चित्र समझ में आ रहा होगा तो संरचना लिखना बहुत ही आसान है। चलिए हम संरचना लिखते हैं। कहां से शुरू किए थे? ये S क्या है? धातु का गोला है, लगभग 5 मीटर व्यास का। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। धातु का एक खोखला गोला होता है,
खोखला गोला होता है जो लगभग 15 मीटर ऊंचे, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे दो विद्युत रोधी स्तंभ, जिसको पी और पी माने हैं, दो विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका रहता है, स्तंभों पी पी पर टिका रहता है। ये जो है धातु का गोला एस है, ये किसमें टिका हुआ है? 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ में टिका हुआ है। इसमें दो घिरनियां होती हैं, P1 और P2। इसमें दो घिरनियां P1 और P2 होती हैं। जिनमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ से बना बेल्ट गुजरता है, जिनमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ से बना बेल्ट जैसे रबर का बेल्ट, जैसे रबर का बेल्ट गुजरता है, घूमता है। तो ये तो हो गया P1 और P2 दो घिरनियां हैं जिस पे लगा हुआ है रबर का बेल्ट। ये जो P2 घिरनी है उसको एक अन्य मशीन की सहायता से घुमाया जाता है, जिसे इस चित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। घिरनी P2 को एक अन्य मशीन की सहायता से घुमाया जाता है, एक अन्य मशीन की सहायता से घुमाया जाता है, जिसे चित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिसे चित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। जब मशीन की सहायता से घिरनी को घुमाया जाता है तो बेल्ट जो है तीर के दिशा में ऊर्ध्वाधर तल में घूमता है। घिरनी P2 को घुमाने पर बेल्ट ऊर्ध्वाधर तल में तीर के दिशा में घूमता है। तीर के दिशा में घूमता है। अब हम क्या लिखेंगे? ये C1 और C2 धातु की दो कंघियां हैं। इसमें धातु की दो कंघियां C1 और C2 होती हैं। इसमें धातु की दो कंघियां C1 और C2 होती हैं। ये C1 को फुहार कंघी कहते हैं। C1 को फुहार कंघी कहते हैं, जिसे इस कंघी को किससे जोड़े हैं? उच्च तनाव वाले बैटरी के धन सिरे से, जिसे उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है ताकि उस पर 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, ताकि उस पर 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए।
C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। जिसे गोले से जोड़ दिया जाता है, गोले से जोड़ दिया जाता है। इसमें एक विसर्जन नलिका डी होती है। इसमें एक विसर्जन नलिका डी होती है। इसके बाद हम क्या किए थे, आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इसको हम लिए थे लोहे के टैंक में। आवेश के क्षरण को रोकने के लिए, आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इस जनित्र को लोहे के एक टैंक में बंद कर दिया जाता है। लोहे के एक टैंक में बंद कर दिया जाता है। जिसके भीतर लगभग 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु भरी होती है। तथा यह टैंक पृथ्वीकृत होता है। तथा यह टैंक पृथ्वीकृत होता है, यानी कि उसका संबंध पृथ्वी से होता है। तो ये तो हो गया वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना और ये नामांकित रेखा चित्र। ये एस क्या है, तो धातु का खोखला गोला है। ये पी और पी जो है विद्युत रोधी पदार्थ का स्तंभ है। डी विसर्जन नलिका है। P1 और P2 ये जो है घिरनियां हैं, घिरनी। C1 और C2 जो है कंघी है, फुहार कंघी और संग्राहक कंघी। यह बैटरी लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी कार्य विधि, ये किस प्रकार से कार्य करता है, या फिर इस मशीन की सहायता से विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है। इसकी कार्य विधि क्या होती है, इसकी शुरुआत हम करते हैं फुहार कंघी से। इस फुहार कंघी को किससे जोड़ा गया है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है। इसको ध्यान दो, क्योंकि फुहार कंघी बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है और ये उच्च तनाव वाला बैटरी है, जिसकी सहायता से 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, ये जो फुहार कंघी है ये धन आवेशित हो जाएगा। और जब हम कंघी की बात करते हैं, कंघी तो सब देखे हो ना, ये उसका चौड़ा भाग है और ये उसका नुकीला भाग है। और अभी हम पढ़े हैं कि किसी आवेशित चालक के नुकीले भागों पर आवेश का घनत्व अधिक होता है। मतलब इस बैटरी से कंघी को मिल रहा है धन आवेश, और उस धन आवेश का घनत्व कहां पर ज्यादा होगा, इन नुकीले भागों पर ज्यादा होगा। और यहां पर आवेश घनत्व अधिक है। इसका मतलब यहां से चलने लगेगा वैद्युत पवन। अभी पढ़े हैं वैद्युत पवन, यानी कि इस आवेश का क्षरण होता है। तो ये कंघी के सामने वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट, ये जो है धन आवेशित हो जाएगा। इसको समझना है। ये जो फुहार कंघी C1 है, ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन सिरे से। तो बैटरी की सहायता से कंघी को मिल गया धन आवेश। अब ये जो धन आवेश का घनत्व है वो कंघी के नुकीले भागों पर अधिक होगा, और नुकीले भागों पर आवेश का घनत्व अधिक है, मतलब यहां से चलने लगेगा वैद्युत पवन। और वैद्युत पवन किसे कहते हैं, वायु के कण जो है आवेशित हो जाते हैं। तो इस जब वैद्युत पवन चलने लगेगा तो कंघी के सामने जो बेल्ट है, ये वाला जो भाग है, कंघी के सामने वाला भाग, ये भाग जो है धन आवेशित हो जाएगा। इतना क्लियर है।
अब जैसे ही हम इस घिरने P2 को मशीन की सहायता से घुमाएंगे, ये बेल्ट ऊपर की ओर जाने लगेगा। ये बेल्ट जहां पर धन आवेश है ये ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे ये धन आवेश यहां पहुंचा, ये जो धन आवेशित भाग है यहां पहुंचा, मतलब ये पूरा धन आवेशित होगा। अब क्या होगा देखो, जैसे ही कंघी C2 के सामने में धन आवेश पहुंचेगा, इस कंघी के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं समधारित्र में, आवेशी चालक के समीप में कोई दूसरा चालक लाते हैं तो क्या होता है, निकटवर्ती तल पर विपरीत आवेश और दूरवर्ती तल पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही यह बेल्ट का धन आवेश कंघी C2 के सामने आया, उसके निकटवर्ती तल पर यानी कि नुकीले भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, प्रेरित हो गया, और दूरवर्ती भाग में धन आवेश उत्पन्न हो गया। ये धन आवेश कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस खोखले गोले में, यहां पर आ गया। जो धन आवेश से प्रेरित हुआ वो पहुंच गया गोले में, लेकिन नुकीले भाग में जो ऋण आवेश से प्रेरित हुआ है तो उसका घनत्व तो फिर से अधिक होगा। तो यहां फिर से विद्युत पवन चलेगा, लेकिन उसमें ऋण आवेश होगा। यहां जो विद्युत पवन चला उसमें धन आवेश था, लेकिन इस कंघी के कारण जो विद्युत पवन चलेगा उसमें ऋण आवेश होगा। तो ये जो ऋण आवेश है वो बेल्ट के धन आवेश को खत्म कर देगा, क्योंकि ऋण आवेश का उल्टा होता है धन आवेश। कंघी C2 से चलने वाला जो विद्युत पवन है जिसमें ऋण आवेश है वो बेल्ट में उपस्थित धन आवेश को समाप्त कर देगा। मतलब ये बेल्ट जैसे ही यहां आया, इस कंडीशन में यहां पर कोई आवेश नहीं है। अब ये घूमते 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 देखो, इसमें कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये फिर से जैसे ही यहां पर आएगा कंघी C1 के सामने में, इसमें फिर से धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और ये धन आवेश फिर से कहां पहुंचेगा, C2 के पास। फिर से यहां पर माइनस और प्लस आवेश उत्पन्न होगा। मतलब इस गोले का धन आवेश जो है लगातार बढ़ता जाएगा। और हम पढ़े हैं कि जैसे जैसे किसी चालक का आवेश बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ते जाता है। मतलब यहां फिर हम 10 लाख या उससे अधिक वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं, फिर हम लिखेंगे कार्यविधि को। होता क्या है इसमें, शुरू से समझते जाना। फुहार कंघी C1 है, इसका संबंध किससे है, बैटरी के धन सिरे से है। इस बैटरी के सहायता से यहां पर हम 10,000 वोल्ट उत्पन्न कर दिए, किसमें, फुहार कंघी में धन आवेश उत्पन्न कर दिए। और कंघी का जो नुकीला सिरा होगा वहां पर आवेश घनत्व अधिक होगा। नुकीले भागों की क्रिया पढ़े हैं, आवेश घनत्व अधिक होता है तो उससे विद्युत पवन चलने लगता है, यानी कि आवेश गति करने लगता है। तो ये जो कंघी के नुकीले सिरों पर धन आवेश है ये गति कर रहा है पवन के रूप में। तो इससे क्या होगा, इसके सामने वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट, ये धन आवेशित हो जाएगा। बेल्ट में धन आवेश कहां से आया, समझ में आ गया। अब इस घिरने P2 को हम घुमाएंगे तो बेल्ट जो है तीर की दिशा में घूमेगा। मतलब ये बेल्ट इधर जा रहा है, मतलब ये जो धन आवेश है घूमते घूमते यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया तो लगातार हो रहा है, ये पूरा धन आवेशित है। जैसे ही बेल्ट का धन आवेश यानी कि बेल्ट का वह भाग जिसमें धन आवेश है वो कंघी C2 के सामने आया, तब क्या हुआ, निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। तो ये जो दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है ये चला गया धातु के खोखले गोले एस में, लेकिन निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश का घनत्व अधिक हो जाएगा। यहां भी नुकीला भाग है, यानी कि यहां भी विद्युत पवन चलेगा, लेकिन उसमें कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। यहां जो विद्युत पवन चल रहा है वो ऋण आवेश है, तो वो क्या करेगा, वो बेल्ट के धन आवेश को खत्म कर देगा, आवेशहीन कर देगा। मतलब बेल्ट का ये भाग जैसे यहां से आगे गया उसमें कोई आवेश नहीं है, ये बेल्ट बिना आवेश के ही घूमते घूमते आ रहा है। फिर यहां आएगा, फिर से आवेशित होगा और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहेगी।
तो ये जो खोखला गोला एस है उसको मिलने वाला आवेश लगातार बढ़ रहा है, और आवेश लगातार बढ़ रहा है मतलब उसका विभव भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये है वान डी ग्राफ जनित्र की कार्य विधि, वर्किंग। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो उच्च तनाव वाले बैटरी की सहायता से कंघी C1 पर 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। उच्च तनाव वाले बैटरी से, उच्च तनाव वाले बैटरी से कंघी C1 पर 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, जिससे कंघी C1 धन आवेशित हो जाता है, जिससे फुहार कंघी C1 धन आवेशित हो जाता है। इसके नुकीले भागों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण वैद्युत पवन चलने लगता है। इसके नुकीले भागों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, आवेश घनत्व अधिक होने के कारण वैद्युत पवन चलने लगता है, वैद्युत पवन चलने लगता है। वैद्युत पवन चलता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इस वैद्युत पवन के कारण कंघी C1 के सामने वाला बेल्ट धन आवेशित हो जाता है, जिससे कंघी C1 के सामने वाला बेल्ट या बेल्ट का भाग, सामने वाला बेल्ट का भाग धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। जब मशीन की सहायता से बेल्ट को घुमाया जाता है, जब मशीन की सहायता से बेल्ट को घुमाया जाता है, तो यह धन आवेशित वाला भाग कंघी C2 पर पहुंचता है। जब मशीन की सहायता से बेल्ट को घुमाया जाता है और बेल्ट का धन आवेशित भाग कंघी C2 के सामने पहुंचता है, और बेल्ट का धन आवेशित भाग संग्राहक कंघी C2 के सामने पहुंचता है, C2 के सामने पहुंचता है। तब क्या होता है? कंघी C2 के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे कंघी C2 के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। यह धन आवेश या प्रेरित धन आवेश गोला एस में चला जाता है, मतलब ये जो गोला है ये हो गया धन आवेशित, लेकिन जो प्रेरित ऋण आवेश है उसके कारण जो विद्युत पवन चलता है
प्रेरित ऋण आवेश के कारण कंघी C2 के नुकीले भागों से कंघी C2 के नुकीले भागों से ऋण आवेश युक्त वैद्युत पवन चलने लगता है। ऋण आवेश युक्त वैद्युत पवन चलने लगता है। जो बेल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देता है। जो बेल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देता है। को समाप्त कर देता है। इस प्रकार कंघी C2 के ऊपर जाने वाला जो बेल्ट है वो जो है अनावेशित होता है। इस प्रकार कंघी C2 से ऊपर जाने वाला बेल्ट अनावेशित हो जाता है। कंघी C2 से ऊपर जाने वाला बेल्ट अनावेशित हो जाता है। यही क्रिया बार बार चलते रहती है। यही क्रिया बार बार चलते रहती है, जिससे गोले का आवेश बढ़ते जाता है। जिससे गोले का आवेश बढ़ते जाता है। फलस्वरूप विभव 10 लाख या उससे ज्यादा हो जाता है। 10 लाख या उससे ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया वान डे ग्राफ जनित्र की क्रिया विधि। अब हम बात कर लेते हैं इस वान डे ग्राफ जनित्र के उपयोग का। तो पहला उपयोग तो यही है कि इसकी सहायता से हम उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक उपयोग क्या हो गया? उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, ये तो हम परिभाषा में पढ़े हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। अगर हम दूसरे उपयोग की बात करें तो ये वान डे ग्राफ जनित्र है, इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में भी होता है। नाभिकीय विखंडन के लिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन के लिए। अब नाभिकीय विघटन कैसे करते हैं तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी नाभिक को तोड़ना है तो उसके लिए हम उसमें कणों की बमबारी करते हैं। जैसे अल्फा कण है या ड्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण है, इसकी हम किसी नाभिक में बमबारी करते हैं, आगे पढ़ेंगे। और बमबारी करके हम उस नाभिक का विघटन करते हैं। तो नाभिकीय विघटन के लिए, नाभिकीय विघटन के लिए यानी कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए, त्वरित करने के लिए, तो ये तो हो गया इसका उपयोग, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग।